अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हमने अपना एंटी टेस्ट का जो लेक्चर है उसमें एक्स रेज को डिस्कस करना है। पहले हम देखते हैं कि एक्स रेज जो है वो क्या है। एक्स रेज जर्मन एक फिजिसिस्ट था रॉयंजन जो है, ठीक है, उसने 1895 के अंदर इनको डिस्कवर किया। क्योंकि जब ये रेज डिस्कवर हुई तो उसको ये पता नहीं था कि ये कौन सी रेज हैं। तो एक्स रेज मींस अननोन रेज, दोज अननोन रेज आर कॉल्ड एक्स रेज। एक्स रेज की जो अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें, एनर्जी स्पेक्ट्रम के अंदर, तो एक्स रेज की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्स रेज, वो या वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, आप एनर्जी चले एनर्जी कह लें, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में। दिस इज द एनर्जी रेंज ऑफ दीज एक्स रेज। इनकी जो वेवलेंथ रेंज है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के दरमियान है। अब यहां से इस वेवलेंथ की रेंज से हम दो कैटेगरीज में इन्हें डिफाइन कर देते हैं इन एक्स रेज को। वो एक्स रे जिनकी एनर्जी रेंज, जिनके वेवलेंथ रेंज, जिनकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम के दरमियान है। एंगस्ट्रॉम समझते हैं ना कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट्स ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। अब वो एक्सरे जिनकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम तक है, इन्हें हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड हार्ड एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज, ठीक है, हार्ड एक्सरेज, दे आर कॉल्ड हार्ड एक्सरेज। और वो एक्सरेज जिनकी वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के दरमियान है, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है जी। हार्ड एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। जो पेनिट्रेशन पावर होती है, पेनिट्रेशन पावर जो है, पेनिट्रेशन पावर किसी मटेरियल में से गुजरने की जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी किसी मटेरियल में से गुजरने की। तो इसी बुनियाद पर हम इन्हें क्या बोलते हैं? हार्ड एक्सरेज। इनकी वेवलेंथ शॉर्ट है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इनकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, इसका मतलब है उतनी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। तो पेनिट्रेशन, ये जो हार्ड एक्सरेज हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, और जो सॉफ्ट एक्सरेज हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो एक्सरेज हैं जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और जो भी रेडिएशंस, ये दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक गैमा रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर ये रेडिएशंस हैं तो इसका मतलब है कि इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है इन वैक्यूम। अब उसके बाद एक्सरेज, एक्सरे फोटोन, जब हम इन्हें फोटोन का लफ्ज इसके साथ लगाया है तो इसका मतलब है एक्सरे फोटोन हो, जो सा मर्जी फोटोन हो, गैमा रे फोटोन हो, एक्सरे फोटोन हो, रेड लाइट का फोटोन हो, कोई भी फोटोन हो, उसकी वो चार्जलेस होता है और उसकी रेस्ट मैस 0 होती। सो रेस्ट मैस ऑफ एक्सरे फोटोन इज 0 और द चार्ज ऑन एक्सरे photon is 0 or no charge,
ठीक है, ये आपने बातें इसमें याद रखनी है। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा था कि अगर ये इनका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है या वेवलेंथ स्पेक्ट्रम है या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ये किन के दरमियान है? ये एक तरफ इनके अल्ट्रावायलेट हैं और दूसरी तरफ गैमा रेस, दरमियान में आ जाती हैं एक्स रेस। यानी एक्सरे फोटोन की एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रे फोटोन से ज्यादा और गैमा रे से कम एनर्जी, ये इनके दरमियान है। फ्रीक्वेंसी गैमा रे से कम, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज्यादा। वेवलेंथ गैमा रे से बड़ी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से छोटी वेवलेंथ होती है। तो इससे आप एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ शॉर्ट होगी। समझ आ गई बात? तो इस हवाले से आप इनको, आप एनर्जी स्पेक्ट्रम इन रेज का देख सकते हैं कि किन के दरमियान है, ये अल्ट्रावायलेट और गैमा रेज के दरमियान है। अब हम ये देखते हैं, ये तो इनका इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा कि व्हाट आर एक्स रेज। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं कि ये जो एक्स रेज हैं ये कैसे पैदा होती हैं, किस तरह से पैदा होती हैं और फिर वो कितनी टाइप्स की एक्स रेज हैं, उसकी प्रोडक्शन के हवाले से इसको फिर हम देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें फिर कंट्रोल करते हैं उनको देखते हैं। एक सादा सी डायग्राम बनानी है, कोई ऐसा इसमें मतलब एक जस्ट शो करने के लिए। ड्राइंग अगर अच्छी ना भी हो तो फिर कोई मसला नहीं है, आप बेहतर बना सकते हैं। फर्ज करें ये एक फिलामेंट है जी, ठीक है, ये फिलामेंट है, लेट से यहां से ऐसे, बात समझ में आ गई? ये ऐसे एक ट्यूब है विच इज कॉल्ड कोलिज ट्यूब, आप इसे कोलिज ट्यूब भी कह सकते हैं। दिस इज अ कोलिज ट्यूब। अब इसमें हमारे पास यहां एक ये है कैथोड, ये फिलामेंट है, ठीक है, ये है हमारी कैथोड। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इस फिलामेंट को करंट देंगे, ठीक है, ले ये फिलामेंट को करंट दे दें। इस फिलामेंट से जब करंट पास करेगी तो फिलामेंट गर्म होगी, हीट अप होगी। फिलामेंट हीट अप होगी तो वो किसको हीट करेगी? कैथोड को। कैथोड हीट अप होगी तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे बाय थर्मियोनिक एमिशन। अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लाइट, दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हीटिंग, दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। व्हाट इज थर्मियोनिक एमिशन? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हीटिंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां एमसीक्यू आपने एक याद कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस कैथोड से एमिट हो रहे हैं कौन से प्रोसेस या कौन से फिनोमिना के तहत? थर्मियोनिक एमिशन के तहत। लिख लिया? चलें, वेरी गुड। मैं भी इधर लिख देता हूं, थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है जी, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हीटिंग। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैथोड है। इधर हम एक समझ लें कि ये आप समझ लें ऐसे एक हमारा है एनोड, ये जस्ट जाहिर करने का एक तरीका है, नथिंग एल्स। इस एनोड के साथ, एनोड समझ लें एक टारगेट है, बात समझ में आ गई? यहां हमने एक कूलिंग प्रोसेस लगाया हुआ है, ठीक है, और ये यहां एक विंडो होती है, यहां पर ऐसे एक विंडो हो गई, ये कूलिंग प्रोसेस है। पानी भी, पानी के जरिए से भी जो भी काम है वो एक अलग है। ये एनोड है बेटा, ये कैथोड है। अब इस कैथोड और एनोड के दरमियान हमने एक हाई वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर रखी है एनोड और कैथोड के दरमियान। और ये जो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, ये किस में होती है? ये होती है जी किलो वोल्ट,
ये आप समझिए किलो वोल्ट में होती है, 10 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट, 50 किलो वोल्ट। तो दिस वेरी हाई वोल्टेज विल बी इन किलो वोल्ट्स। अच्छा, अब ये देखो, गौर करो, ये हमारी आप समझ लें एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टारगेट से टकराएंगे, टारगेट से टकराएंगे तो क्या होगा, टारगेट से टकराने के बाद क्या होगा जी, यहां से आप समझें कि ये एक्स रेज यहां से निकलेंगे, एक्स रेज एमिट होंगे। बात समझ में आ गई। अब बेटा यहां से हमने ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टारगेट से, अब यहां एक एमसीक्यू आता है कि टारगेट हमारा कैसा होना चाहिए। टारगेट के अंदर 3 खूबियां होनी चाहिए। पहली खूबी ये होनी चाहिए कि इसका हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर। आमतौर पर हम टंगस्टन इस्तेमाल करते हैं और मोलिब्डेनम इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन जो है W, इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है, ठीक है, इसका आई थिंक 34 होता है मोलिब्डेनम का। नंबर 1 टंगस्टन ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए टंगस्टन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 74। उसके बाद हाई एटॉमिक नंबर, उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहां हीट बहुत ज्यादा पैदा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ गई। मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इसका मतलब नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस, वेरी हाई। बात समझ में आ गई। उसके बाद इनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो, यानी जल्दी से ठंडा हो जाए। जो हीट यहां ज्यादा पैदा हो रही है, हम जब उसमें से कोई कूलिंग प्रोसेस के जरिए से, पानी के जरिए से क्या कर रहे, उस मटेरियल को जाकर जब आप समझे पानी लगे तो वो जल्दी हीट जो है वो क्या कर ले, अपनी हीट जो है वो पानी को दे दे। बात समझ में आ गई। ऐसा मटेरियल जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाए, बहुत जल्दी गर्म हो जाए, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे जो सैंड है, रेत है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है आम मिट्टी की निस्बत। उसकी वजह यह है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए रेगिस्तान या जो हमारा रेतले इलाके होते हैं उनके दिन जो है बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, यानी रातें ठंडी होती हैं और दिन जो है वो बहुत गर्म होते हैं। इसलिए कि रेत की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मिट्टी। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी आप क्या लें, ऐसा मटेरियल होना चाहिए जी हमारा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ये टारगेट के बारे में तो आपको पता चल गया कि टारगेट शुड बी ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसा टारगेट हमारा होना चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका इस एनोड के साथ या टारगेट के साथ जो इंटरेक्शन है ये 2 तरह का होता है। 2 तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टारगेट के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से 2 तरह की ही एक्सरेज हमें मिलती हैं। तो पहली इंटरेक्शन इसकी देखते हैं, वो है पहली इंटरेक्शन बेटा किस जो है वो हम देखते हैं। पहली इंटरेक्शन से जो एक्सरेज पैदा होती हैं दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, या जी ये केस नंबर 1 है, ये पहली हमारी इंटरेक्शन है। पहली इंटरेक्शन कैसी होगी ये देखो, ये जो एटम हमने लिया है कौन सा, टारगेट का, ये जो टारगेट है अगर हम टंगस्टन टारगेट ले रहे हैं तो टंगस्टन टारगेट में कितने प्रोटॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में, 74। कितने प्रोटॉन होंगे जी, 74।
तो इसका मतलब है ये हो गया न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो पहला शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, के शेल में 2, इस तरह इसमें फिर 8 और ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। हम अगर पूरे नहीं भी बना रहे नो प्रॉब्लम, आप जस्ट समझना है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट जो शेल्स हैं उनके अंदर, आउटर शेल्स सॉरी जो ऑर्बिटिंग शेल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हम उनको डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक होगी बात। अब ये जो पहला शेल है इसका क्या नाम होता है, के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम और चौथा शेल के एल एम एन और ओ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब पहली बेटा इंटरेक्शन क्या है कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस टारगेट के एटम से स्ट्राइक करते हैं, तो टारगेट के एटम से स्ट्राइक करके क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे लेट्स से कि वो इस के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते। सपोज कि ये के शेल के इलेक्ट्रॉन, यहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भाग जाता है इस एटम से, नॉकआउट हो जाए। इसका मतलब है के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट होगी। जब के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट होगी तो इस जो कि नीचे वाला एनर्जी स्टेट है, तो हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, अपने एनर्जी को कम करना चाहते हैं। जब वो नीचे वैकेंसी देखेंगे तो क्या होगा, ये जो एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन है अगर ये इसको जाके फिल कर दे, ऐसे ये ट्रांजिशन कर जाए, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब मूव कर जाए तो क्या होता है, वो एक फोटोन एमिट करेगा। क्या करेगा जी, फोटोन एमिट करेगा। अच्छा, अब इसका मतलब है अगर यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहां एक वैकेंसी क्रिएट होगी, बात समझ में आ गई। तो फिर इसका मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आएगा एम से एल में, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर एक एक्सरे और एमिट होगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की ये जो इनर शेल्स हैं, इनर शेल ट्रांजिशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से जो एक्सरेज या जो रेडिएशंस पैदा हो रही हैं, अगर उनकी वेवलेंथ रेंज जो मैंने पहले बताई है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के दरमियान है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सरेज बोलेंगे। तो इनकी जो फोटोन एमिट हो रहे हैं इनकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के दरमियान में है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एक्सरेज। और ऐसी एक्सरेज जो कि इनर शेल ट्रांजिशंस की वजह से पैदा हो रही हैं, दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अच्छा, अब हम इनका जरा स्पेक्ट्रम देखते हैं। ये देखो मैं यहां बना देता हूं। अगर फर्ज करें ये के शेल है, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, दिस इज एन शेल। और आपको पता है बोर एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, इसलिए मैंने भी थोड़ा थोड़ा जरा कम कर दिया है। लेकिन ये ओ शेल है। अगर फर्ज करें के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, कहां वैकेंसी क्रिएट हुई जी, के शेल में। तो अगर वो जो वैकेंसी है, इफ दिस वैकेंसी इज फिल्ड बाय एल शेल इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगी इसको हम कहते हैं के अल्फा। दिस इज कॉल्ड के अल्फा। तो के अल्फा की एनर्जी क्या होगी, ई एल, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, ई एल माइनस ई के। यहां पर एनर्जी अगर फर्ज करें ई के है, यहां पर एनर्जी ई एल है, यहां पर एनर्जी ई एम है, यहां पर एनर्जी ई एन है और वहां पर एनर्जी ई ओ है। तो फिर मुझे बताएं के अल्फा की एनर्जी क्या होगी, बताओ के अल्फा की एनर्जी क्या होगी, ई एल माइनस ई के। अच्छा, अगर ये जो वैकेंसी है, इफ दिस वैकेंसी इज फिल्ड बाय एम शेल इलेक्ट्रॉन, एम शेल वाला अगर इलेक्ट्रॉन वाला ये फिल करेगा, कहां वाली वैकेंसी, के वाली, तो इसको हम कहते हैं के बीटा। और अगर एन शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको फिल करेगा तो दिस इज कॉल्ड के गैमा। इसी तरह से
इसी तरह से अगर एल शेल में जो वैकेंसी है, इफ दिस इज फिल्ड बाय एम शेल, दिस इज एल अल्फा, अगर इसको ये वाला फिल करेगा तो दिस इज कॉल्ड एल बीटा, और अगर ये वाला करेगा तो दिस इज कॉल्ड एल गैमा। ये वाली जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं दे आर कॉल्ड के सीरीज, इन्हें हम के सीरीज कहते हैं। दिस इज एल सीरीज। और ये जो सारी एक्सरेज हैं, इन एक्सरेज का क्या नाम है? करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। दे ओनली डिपेंड्स अपॉन, ये बड़ी एमसीक्यू है, बड़ा इंटरेस्टिंग, दे ओनली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल। ये टारगेट मटेरियल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। सो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं कैथोड और एनोड पर, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज इन पर डिपेंड नहीं करती। ये आपने लिख लेनी है बात किसी नुक्कर पे दाएं बाएं कोने में, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज ओनली डिपेंड्स अपॉन, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज ओनली डिपेंड्स अपॉन, depends upon the atomic number of the atomic number of target, ठीक है जी, टारगेट के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। अच्छा, अगर यहां से अगर हम देखें, जरा गौर करें, ये चले मैं ये इसको जरा मिटाने लगा हूं क्योंकि जगह हमारे पास कम है, ठीक है। अगर हम यहां इस स्पेक्ट्रम से जरा देखें, ये हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम है? लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। कौन सा स्पेक्ट्रम है जी? लाइन स्पेक्ट्रम है। अच्छा, ये जो के सीरीज है और ये एल सीरीज है, यहां से अगर आप ये देखें जी तो क्या होगा? ये होगा जी के एनर्जी ऑफ के गैमा, एनर्जी ऑफ के गैमा is greater than the energy of K beta is greater than the energy of K alpha। एनर्जी ज्यादा है तो फिर वेवलेंथ के बारे में क्या ख्याल है? वेवलेंथ ऑफ K gamma is less than the wavelength of K beta is less than the wavelength of K alpha। अच्छा, अगर मैं इनका ग्राफ बना दूं, इनका ग्राफ बना दो जी, किसके दरमियान? इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेस और वेवलेंथ के दरमियान। तो मैं ये देखूंगा कि सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होगी वो किसकी होगी? के अल्फा की होगी। पीक समय लाइनें मिलनी है ना ऐसे। उसके बाद दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर वेवलेंथ शॉर्ट होती जा रही, वेवलेंथ शॉर्ट होती जा रही। ये हमारी क्या कौन सी होगी? के अल्फा। ये कौन सी होगी? के बीटा। ये कौन सी होगी? के गैमा। इसी तरह से और इधर हम लिख सकते हैं ये किसकी है जी? इंटेंसिटी एल अल्फा। ये किसकी है जी? एल बीटा। ये किसकी है जी? एल गैमा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है ये जो केस एल सीरीज वाली वेवलेंथ, एल सीरीज वाली जो एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा है के सीरीज वाली वेवलेंथ, के सीरीज वाली एक्सरेज से। ये याद रखनी बात, कोई मसला तो नहीं है। लेकिन इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? के अल्फा। क्योंकि हमसायों का ज्यादा हकूक होते हैं ना, आपको पता ही है कि अगर के शेल में वैकेंसी क्रिएट होती है तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं कि वो दोज वैकेंसीज आर फिल्ड बाय द एल शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए यानी अगर फर्ज करें इलेक्ट्रॉन्स आए, उन्होंने टारगेट के 100 एटमों के अंदर के शेल में वैकेंसीज क्रिएट कर दी, के शेल में वैकेंसीज क्रिएट कर दी, तो फिर क्या होगा बताओ? कि ज्यादा चांसेस हैं कौन से फोटोन इमिट होने के? ये वाले। कि ये कब होगी? जब कौन सा एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन फिल करेगा? कौन सी वैकेंसी बताओ जी? एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन फिल करेगा के शेल वाले, ये जो के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है वो। तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो। ये के सीरीज आ गई ये वाली, ठीक है, और ये एल सीरीज आ गई। बात समझ में आ गई? ये हमारा बन गया कौन सा? स्पेक्ट्रम बन गया जी करेक्टरिस्टिक एक्सरेज का।
a graph between intensity of X-rays and the wavelength. क्लियर? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, जरा दूसरी किस्म की इंटरेक्शन को देखते हैं। ये तो हो गई यहां पर ये मामला कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का, फिलहाल यहां पर खत्म हो गया। अब ये देखिए जी, नेक्स्ट आप बेटा जरा गौर करना है, इसमें ये भी आपने ज़हन में रखना है। चले मैं ये जरा स्पेक्ट्रम जरा इधर संभाल के रखता हूं। चलें जी, नेक्स्ट बेटा देखो, अब आते हैं जी, एक मिटा ही देते हैं चूंकि जगह कम है, समझने वाली बातें हमारी। इसमें बेटा देखो, दूसरी इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की किस किस्म की होगी? दूसरी इंटरेक्शन इस किस्म की होगी। देखो, ये है हमारा एटम, मैं एक एटम बनाने लगा हूं जिसके अंदर कितने प्रोटॉन है टंगस्टन के? 74 प्रोटॉन्स है, और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। ये मैं पॉजिटिव चार्ज भी बना देता हूं, ठीक है जी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, अब इन प्रोटॉन्स का जारी बात है एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, बात समझ में आई? अब होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लेट से इसके करीब आता है, जब इस न्यूक्लियस इसके एटम के करीब आता है तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा तो इनका पाथ बदल जाएगा ऐसे। आप समझ लेंगे, ये अपने पाथ को चेंज कर लेंगे। अगर फर्ज करें, इसका मतलब है अगर पाथ को उन्होंने चेंज कर लिया, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी उनकी v1 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? v2। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब इसका मतलब है अगर इस इलेक्ट्रॉन की इतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है तो इसका मतलब है हमें क्या पता है, हमने मैक्सवेल ने हमें पीछे पढ़ा हुआ है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर उसने हमें ये क्या कहा था कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल को आप क्या करें? डीएक्सेलेरेट करें तो क्या होगा? वो रेडिएशंस एमिट करेगा। तो देखो, जितनी इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, वो किसकी सूरत में मिलेगा? एक फोटोन की शक्ल में मिलेगा। और वो जो फोटोन है, अगर उसकी वेवलेंथ जो है किस रेंज में है? हमारी 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 के दरमियान है, उसका मतलब है वो क्या होगी? एक्सरे फोटोन होगा। तो यहां पर ये हमें किसने बताया था जी? ये दिस इफेक्ट इज नोन एज ब्रैम-स्टॉलिंग इफेक्ट। ब्रैम बेटा कहते हैं, ब्रैम का मतलब है, जर्मन वर्ड है, बात समझ में आ गई? ब्रैम कहते हैं जी ब्रेक को, BRAKE, ब्रेक नहीं लग जाती जैसे मतलब स्लो हो जाता है बंदा, ब्रेक लगे मोटरसाइकिल को, कार को ब्रेक लगाए तो क्या हो जाता है? वो स्लो हो जाता है। ब्रेन का मतलब है ब्रेक, स्ट्रॉलिंग का मतलब है रेडिएशन। इसका मतलब है रेडिएशन। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक लगने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के स्लो डाउन होने की वजह से उन्होंने जो काइनेटिक एनर्जी जो लूज की है वो हमें मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ब्रेक लगने की वजह से जो रेडिएशन पैदा हुई, दैट इज कॉल्ड ब्रैम-स्टॉलिंग। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशंस, यानी रेडिएशंस एमिट हुई ड्यू टू द स्लोनेस ऑफ द और ड्यू टू द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर इधर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो वो ऐसे न्यूक्लियस की तरफ झुक गया, इधर से आएगा ऐसे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज्यादा आएगी, इसका मतलब है ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन एमिट होगा। तो अगर ऐसा हो जाए
कैसा हो जाए कि v2 0 हो जाए। क्या मतलब है कि इतनी वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाए कि ऑलमोस्ट वो क्या हो जाए जी, उसको इतनी तौन मरोड़ दे न्यूक्लियस किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, कि वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या हो जाए, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज होगी तो इसका मतलब है ये जो फोटोन हमें मिलेगा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला मिलेगा। सो मैक्सिमम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए कैथोड और एनोड के दरमियान, कैथोड या टारगेट के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड किया हुआ V, अगर मैं इसको E से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो चेंज है वो कितनी है ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, V। और अगर ये सारी की सारी, फर्ज कर लेना अगर ये सारी की सारी जो है वो क्या हो, चेंज हो जाए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे इस एटम के साथ इंटरेक्शन के दौरान, तो क्या होगा जी, ये होगा कि ये जो फोटोन एमिट होगा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एमिट होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एमिट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, या वो जो फोटोन होगा वो मिनिमम, इसको हम लिख सकते हैं ना hc/λ मिनिमम। तो यहां से लैम्डा मिनिमम क्या आ गया जी बताओ, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू hc/ve। दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड। अच्छा बेटा इसको आसानी की खातर hc/e जो है, h की वैल्यू कितनी है 6.63 into 10⁻34 जूल सेकंड, c 3 into 10⁸, e 1.6 into 10⁻19 कूलम। इसको अगर हम हल कर लें तो ये बन जाएगा 12,400 एंगस्ट्रॉम ओवर v। ये आप याद कर लें। मसलन इसका क्या फायदा होगा जी, फायदा ये होगा कि अगर कैथोड और एनोड के दरमियान आपने 10 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दें तो व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ, व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड इन दिस ब्रैमस्टॉलिंग, जो मिनिमम वेवलेंथ पैदा होगी, मिनिमम वेवलेंथ। क्योंकि बीच में देखे ना, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज मैक्सिमम आएगा तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। उसके दरमियान में भी हो सकता है कई इलेक्ट्रॉनों के, हर इलेक्ट्रॉन के में चेंज तो मैक्सिमम नहीं आ सकता ना, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में और ज्यादा होगा। तो इसलिए जो मिनिमम वेवलेंथ हमें हासिल होगी वो ये होगी। सो दिस वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अब अगर सवाल आ जाए, मैंने सवाल आपसे एमसीक्यू पूछा है, एमसीक्यू क्या पूछा है जी कि अगर ये जो कैथोड और एनोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलोवोल्ट हो जाए, सो व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ। तो हम हल कर लेते हैं। लो जी, जिसे 10 किलो लगाएं, 10 into 10⁻3 ऐसे ही है ना। तो ये देखो कितनी सिफरें हैं, ये 4, 1 2 3 4, तो क्या आंसर आ गया 1.24 एंगस्ट्रॉम। लो जी, एक्सरे की वेवलेंथ क्या आ गई 1.24 एंगस्ट्रॉम। 50 किलोवोल्ट सिर्फ 50 लगाना है, यहां 100 किलोवोल्ट में मिसाल दे रहा हूं, यहां सिर्फ 100 लगाना है, बाकी ये वैल्यू आपने याद कर लेनी। अगर उन्होंने आंसर मीटर में पूछा हुआ हो तो नो प्रॉब्लम, आप एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10, आप -10 यहां लगा लें। अच्छा, अब यहां से देखें जी, हमारी जो ये जो ब्रैमस्टॉलिंग इफेक्ट है, इसमें हमारा क्या एमसीक्यूज हमारे बन सकते हैं, ये हमने जरा देखने हैं कि क्या एमसीक्यूज जो हैं वो बेटा बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। ये देखो जरा, अब ये देखो, अगर आप इन एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हो, पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हो, क्या करोगे बताओ जरा। इफ वी वांट टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द एक्सरेज, क्या करेंगे बताओ, क्या करना पड़ेगा। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है, क्या हम उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा करना चाहते हैं, वेवलेंथ शॉर्ट करना चाहते हैं। अगर हम वेवलेंथ शॉर्ट करना चाहते हैं, इधर ये देखो, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा है
कि मिनिमम वेवलेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो अब अगर वेवलेंथ को कम करना चाहते हैं तो v को फिर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सो वी विल इंक्रीज दी पोटेंशियल डिफरेंस किसके दरमियान, ये कहना बड़ा जरूरी है, अक्रॉस और बिटवीन कैथोड एंड एनोड, या टारगेट कह लें की बात कि टारगेट और कैथोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा होगा जो एक्सरेज हमें मिलेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो लैम्डा छोटा हो जाएगा, लैम्डा छोटा होगा तो उनकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। अच्छा चल, इसका मतलब आगे चलते हैं। अगर आप एक्सरेज की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सरेज की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, फिर क्या करोगे बताओ। यानी आप चाहते हैं ज्यादा तादाद में फोटॉन्स एमिट हों, ज्यादा तादाद में फोटॉन्स एमिट हों तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लक्स ज्यादा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लक्स ज्यादा करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन्स या जो टारगेट से हिट कर रहे हैं जाकर वो ज्यादा करने पड़ेंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कब एमिट होंगे, हमें यहां हीट ज्यादा पैदा करनी पड़ेगी। हीट ज्यादा कब पैदा होगी, जब हमें फिलामेंट करंट बढ़ा देंगे। यानी किसी भी सर्किट में इसमें जो हीट पैदा होती है किसके बराबर है, I2RT के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहां फिलामेंट करंट को इंक्रीज अगर हम कर दें तो हीट ज्यादा पैदा होगी, फिलामेंट ज्यादा हीटअप होगी, ज्यादा हीटअप होगी तो कैथोड को ज्यादा हीटअप करेगी, कैथोड ज्यादा हीटअप होगी तो थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट, फिलामेंट करंट को ज्यादा करके आप एक्सरेज की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। समझ आ गई बात जी, कोई और तो मसला नहीं है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। यहां से अगर हम एक्सरे जरा स्पेक्ट्रम डिस्कस करें, यहां बेटा जो ब्रैमस्टॉलिंग है, जरा गौर करना जरा, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज और वेवलेंथ के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमें मिलता है जी एक मिनिमम वेवलेंथ से लेकर ऐसे, थोड़ा सा और जरा ऐसे, बात समझ में आई। एक मिनिमम वेवलेंथ से, इस मिनिमम वेवलेंथ को कहते हैं लैम्डा मिनिमम, यानी मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ के दरमियान ऑलमोस्ट सारे फोटॉन्स ही हमें मिलते हैं। इसलिए फिर ब्रैमस्टॉलिंग एक्सरेज का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो कैसा बनेगा, वो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान एक कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम बनेगा, कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। अच्छा अब जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तो इंटरेक्शन दो तरह की हो रही है, कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी पैदा हो रही हैं, ब्रैमस्टॉलिंग एक्सरेज भी पैदा हो रही है। इसलिए फिर क्या होता है कि हमें इनमें इस मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ के दरमियान कुछ पीक्स भी मिलती हैं, कुछ पीक्स भी मिलती हैं। जो मैंने पीक्स पहले लाइनें ड्रॉ की थी, पहले मैंने ग्राफ अकेला ड्रॉ किया किसका, किसका बेटा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का। यह ग्राफ किसका है, अकेला सिंगल ब्रैमस्टॉलिंग एक्सरेज का। अब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों की जो इंटरेक्शंस हमें, दोनों की वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो ये होगा कि होगा क्या जी, यहां से कुछ पीक्स भी हमें मिल जाएंगी ऐसे, ठीक है। इधर भी ऐसे भी होंगी, यहां भी एक कोई पीक होगी, यहां भी एक जो है वो ऐसे समझ लें ऐसे पीक्स होंगी। ये अब ये जो पीक्स हैं जरा देखें, ये वाली कौन सी एक्सरे होगी, के अल्फा,
ये वाली कौन सी होगी, के बीटा, क्योंकि ये मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा है किससे, के बीटा से, लेकिन के बीटा की एनर्जी ज्यादा है के अल्फा से, तो वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। इसलिए ये जो बीच में ये वाली क्या होगी, फिर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें जरा, ये ऐसे, ये कौन सी होगी, एल अल्फा, ये कौन सी होगी, एल बीटा, ये केस। तो ये जो बीच बीच में पीक्स हमें मिल रही हैं ये कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं। और ये जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है हमारा मिनिमम वेवलेंथ से लेकर मैक्सिमम वेवलेंथ के दरमियान, ये कौन सी हैं जी, ये हमारी हैं ब्रैम-स्टॉलिंग एक्सरेज। तो ये दोनों जो ग्राफ्स हैं वो हमने इकट्ठे कर दिए हैं। अलग-अलग करना चाहें आप तो अलग-अलग बन जाएगा, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें बेटा देखो थोड़ा सा हमें पता है कि जो एक्सरेज हैं इनको हम कहां यूज कर सकते हैं, हम वी कैन यूज टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल्स ऑफ द बॉडी। इसको हम मतलब मेडिकल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर अगर हमने क्रैक्स का पता चलाना हो किसी, तो उनको एक्सरेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यानी क्रैक्स या पाइप्स की लीकेज को हमने चेक करना हो, वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, रेडियोग्राफ्स हम बना सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई हड्डी टूट गई है, ठीक है, या आपने कोई दांतों में कोई कैविटी है, उसका को आपने एक्सरे उतरवाना हो, उसका पता चलाना हो, तो आप एक्सरे कर सकते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट्स के ऊपर हम वेपन्स को और जो है वो ड्रग्स को और मेटल्स को चेक करने के लिए एयरपोर्ट्स को उनको एक्सरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक इस्तेमाल है जी जो आपकी बुक में है, और वो है कैट स्कैनर। सिटी स्कैनर कह लें, सीटी स्कैनर कह लें, या कैट स्कैनर कह लें, एक ही बात है, ये एक ही नाम है, ठीक है जी। कैट स्कैनर या सिटी स्कैनर जो है वो भी एक्सरेज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। थोड़ा सा मैं इसको आपको बताऊंगा, फिर ये आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बस आप, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनको इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखें, एक्सरेज दो तरह से हम एक्सरेज करते हैं। एक तो बड़ा सादा सस्ता एक्सरे होता है जी हॉस्पिटल्स के अंदर, वो विद इन 1 मिनट आप एक्सरे वो कर लेते हैं। जस्ट अगर फर्ज करें ये हाथ है, इसका खुदा न खास्ता अगर अंदर कोई है बोन या हड्डी को टूटी हुई है, इसका आपने पता चलाना है, फ्रैक्चर का पता चलाना है, तो आप क्या करते हैं, इधर आपकी तरफ अगर फर्ज करें एक्सरे सोर्स है, पीछे हम क्या करते हैं, एक फोटोग्राफिक फिल्म, वो जो ब्लैक सी शीट होती है, पता देखा हुआ ना, ठीक है, उसको हम पीछे फर्ज करें रख देते हैं। इधर एक्सरे मारी, वो एक्सरे में से गुजर कर आगे गई, तो हड्डियां जो है वो एक्सरेज को क्या कर लेती हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी। जो बाकी जो स्किन वाला हिस्सा है वो एक्सरेज को कम एब्जॉर्ब करेगा। तो वहां पर अगर वो हिस्सा जहां एक्सरेज कम एब्जॉर्ब हुई हैं, वो क्या होगा, वो ज्यादा डार्क होगा। और डार्कनेस ऑन द स्क्रीन और डार्कनेस ऑन द फिल्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडिएशन एक्सपोजर, कि जितनी रेडिएशन ज्यादा वहां जाकर टकराएंगी, एक्सपोज होंगी, एक्सरे ज्यादा फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर जाकर टकराएंगी, ज्यादा डार्कनेस पैदा होगी। तो इसका मतलब है हड्डियों वाला जो हिस्सा है वो लाइट शो होगा, वो लाइट शो होगा, वहां आप समझ लें डार्कनेस कम होगी। और जो स्किन वाला या फ्लैश वाला हिस्सा है वो क्या होगा जी, डार्क होगा। इस तरीके से हमें इमेज पता चल जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता दरमियान में कोई फ्रैक्चर है तो वहां से एक्सरे ज्यादा गुजर जाएंगी, तो इसका मतलब है वो उस जगह को जाकर क्या करेंगी, ज्यादा डार्कनेस पैदा करेंगी। तो वो ये वाला हिस्सा यहां ज्यादा ब्राइट होगा, और वो जो टूटा हुआ बीच में वो क्या होगा, डार्क होगा, हमें पता चल जाएगा। एक तो ये तरीका है जी, बड़ा सस्ता सा, ठीक है। दूसरा तरीका जो है और वो है कैट स्कैनर। कैट स्कैनर के अंदर क्या करते हैं, कैट स्कैनर क्या है वैसे, CAT से क्या मुराद है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, या CT कह लें, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। बात समझ में आ गई। इसमें हम क्या करते हैं, यहां पहले वाले मेथड में जरा गौर करें, मैंने क्या कहा है कि ये ऑब्जेक्ट है,
ये एक्सरे सोर्स है, ये फिल्म है। आप अगर फर्ज करें, मैं ये लेट्स से कि मुझे ऑब्जेक्ट आप मान लें, अगर मुझे मतलब कहेंगे जी थोड़ा सा आप अगर मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एक्सरे लेना हो तो कहेंगे अच्छा चले जी ऐसे कर लें, आप ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी को ऐसे कर लें जी, थोड़ा सा ऐसे कर लें, यानी ऑब्जेक्ट को वो घुमाई जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैट स्कैनर में हम क्या करते हैं कि पहले तो ये फोकस करना है कि आपने ब्रेन का सीटी स्कैन लेना है, चेस्ट का लेना है, लंग्स का, ठीक है, या किसी कोई भी ऑब्जेक्ट का पहले तो फोकस करना है आपने कि कौन सी चीज का यानी कौन से बॉडी के हिस्से का आपने सीटी स्कैन लेना है। मसलन अगर फर्ज करें ब्रेन का ही लेना है तो क्या करेंगे, आपको ना डालते वैसे पूरी की पूरी बॉडी को एक स्कैनर के अंदर डाल देते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी बॉडी पे एक्सरेज नहीं पड़ रही, ये ज़हन में रखना है। एक्सरेज वहां पर ही पड़ेंगी जिस बॉडी को वो क्या करेंगे, बॉडी के जोन से पार्ट को उन्होंने फोकस करना है। अगर ब्रेन को फोकस करना है तो ब्रेन पे, ब्रेन के चारों तरफ, तो उसके ऊपर जो सोर्स लगे हुए हैं ना, आप समझ लें वो सोर्स, एक्सरे सोर्स जो है, अगर फर्ज कर लें, मैं अब मिसाल दे रहा हूं आपको, ये आपका ब्रेन है यानी पूरा सारा ये वाला, तो क्या होता है इसके इर्द गिर्द वो एक्सरे सोर्स जो है वो इसके गिर्द आप समझ लें कि फैन शेप्ड है, इसके इर्द गिर्द घूमेगा, ऐसे वो चलता रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, एक्सरेज मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। क्या होता है उसमें से एक्सरेज गुजर रही हैं और वो इंफॉर्मेशन कहां जा रही हैं, उसके ऑपोजिट साइड में डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, वो वहां से इंफॉर्मेशन ले लेकर किसको भेज रहे हैं, कंप्यूटर को। बात समझ में आ गई? अच्छा आप ये समझ लें, इसको मैं छोटी सी एक और मिसाल दे देता हूं, आप शायद आपको समझ आ जाए कि ये जो सिटी स्कैनर है करता क्या है। देखें ये पूरी बॉडी है, ठीक है। आम जो सोर्स एक्सरे जो मशीन है, जो सादा तरीका है, इधर से आपने एक्सरे मारी, इस बॉडी में से गुजरकर आगे जाके इमेज बन गया, दैट्स ऑल। लेकिन ये जो क्या करता है, ये आप समझ लें कि इसको ना छोटे छोटे हिस्से में काट देता है, ये ऐसे 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 ऐसे, फर्ज कर लें इसने यहां 50 हिस्से कर दिए हैं, ठीक है, 50 इसके क्रॉस सेक्शन बन गए। उस 50 के इर्द गिर्द एक्सरेज ऐसे चलती रहेंगी, उसका मतलब इमेज बन गया, फिर अगले हिस्से का बन गया, फिर उससे अगले हिस्से का बन गया, फिर उसके अगले हिस्से का बन गया। इसीलिए अगर आपने सिटी स्कैन वाला इमेज देखा हो तो वो क्या होता है, उस इमेज के ऊपर जो है ऐसे वो इमेज होता है, ऐसे उसके ऊपर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे ऐसे कुछ 40 जो है वो डायग्राम बनी होती। उसका वजह क्या है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा होता है कि वो जो पूरे हिस्सा है उसके एक एक पार्ट का, एक एक क्रॉस सेक्शन का, मतलब पूरे का नहीं, यहां इस हिस्से का, इस हिस्से का, इस हिस्से का, इस हिस्से का, ये एक हिस्से का हो गया, ये दूसरे हिस्से का हो गया, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, 10वें का, 50वें का, ये बन। इसका मतलब है कि ये इतना अच्छा स्कैनर है कि 1% डेंसिटी डिफरेंस को भी माप लेता है। देख लें 1% डेंसिटी डिफरेंस, यानी ये हड्डी है, लेट से मैं मिसाल दे रहा हूं, ये हड्डी है, ऑलमोस्ट डेंसिटी क्या हुई सेम, लेकिन अगर ये उंगली यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा भी डेंसिटी में फर्क होगा तो वो भी लोकेट कर लेगा। क्यों भला? क्योंकि ये पूरी की पूरी हिस्से का तो ले ही नहीं रहा, पूरी यहां से लेकर यहां बॉडी का एक ही वक्त में तो ले ही नहीं रहा, ये उसमें से एक्सरे तो गुजार ही ना, ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके कर रहा है। तो अगर इस पार्ट और इस पार्ट में डेंसिटी डिफरेंस 1% भी होगा तो उसको भी वो क्या कर लेगा, लोकेट कर लेगा, आपको बता देगा। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। ठीक है, मैक्सिमम बातें मैंने आपसे कर दी हैं, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए और फिर आप इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आपकी बुक के हवाले से जितने भी सवालात होंगे वो मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।